हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th एनआईएस साइंस का जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका कोड नंबर है 212, उसका चैप्टर नंबर 29 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डाल चुका हूं पार्ट 1 में। आप चाहें तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक होगा, आप जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और पहले उस वीडियो का आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखकर आए, तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनआईएस के, फ्री नोट्स की पीडीएफ, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन, फ्री 5 ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको, अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड, फ्री टीएमए विद सॉल्यूशन मिलेंगे। और इन सबको लेने के लिए आपको मेरे नंबर 8851450051 पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको मेरी टीम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वर्किंग होती है, आपको रिप्लाई करेगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, What is an ecosystem? Name the various components of an ecosystem. पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के नाम बताइए। An ecosystem is a functionally independent unit of the biotic and abiotic component of ecosystem. Ecosystem एक सही तरीके से बायोटिक और अबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक घटकों का मिलन है, मिश्रण है, जो कि हमारे एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, What is the function of the nitrosmos in nitrogen cycle? नाइट्रोस्मस का क्या काम है? नाइट्रोस्मस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू द नाइट्रोजन। जो नाइट्रोस्मस बैक्टीरिया होता है वो अमोनिया को नाइट्रोजन के अंदर चेंज करता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द एनिमल्स। देखिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं क्वेश्चन आंसर समझाता जा रहा हूं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हिंदी में ऑलरेडी लिखा है। जब आप मेरे से पीडीएफ लेंगे नोट्स की तो आपको यही वाली पीडीएफ मिलेगी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में है। यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में है। What will happen if all the animals are removed from pond? क्या होगा अगर सारे एनिमल्स को पॉन्ड से, तालाब से हटा दिया जाए, पॉन्ड से। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर एनी इकोसिस्टम, कि सारे बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के लिए। इट इज बिकॉज दीज बायोटिक कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म। जितने भी मरे हुए जीव होते हैं पॉन्ड के अंदर वो इसको दोबारा से डिकम्पोज कर देता है, मतलब कि खत्म कर देता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्लांट टिश्यू को ब्रेक डाउन करना। इफ ऑल द एनिमल्स आर रिमूव फ्रॉम द पॉन्ड इट विल लीव वेरी हार्ड इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड द पॉन्ड। अगर सारे एनिमल्स को इकोसिस्टम से हटा दिया जाएगा तो ये बहुत हार्ड इफेक्ट करेगा इकोसिस्टम के ऊपर। द पॉन्ड विल बी बैडली फिल्ड अप विद द हैंड्स। बहुत तरीके से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि बुरी तरीके से मतलब कि बैक्टीरिया से भर जाएगा। डे बाय डे क्वांटिटी शैल इंक्रीज एंड वन डे शैल पुट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉन्ड इन द डेंजर। फाइनली पॉन्ड इज इकोसिस्टम विल बी फिनिश्ड। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो साफ पानी होगा पॉन्ड का वो खत्म होता चला जाएगा और गंदगी पॉन्ड के अंदर बढ़ती चली जाएगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये रहा इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन जो ऊपर लिखा है मैंने। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आता है, Why is the number of the tropic level restricted to 4 और 5 in the food chain? जो ट्रॉपिक लेवल होता है, आप इस वीडियो के मेरे थंबनेल के अंदर भी देख रहे होंगे, इस तरीके से मैंने ट्रॉपिक लेवल बनाया है 1 2 3 4। ये ट्रॉपिक लेवल 3 और 4 और 5 क्षेत्रों में क्यों बटा होता है? देखिए, द मेंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4 और 5 इन द फूड चेन बिकॉज इट इज इन ईच ट्रॉपिक लेवल नंबर ऑफ द एनिमल बिकम फ्रैक्शन टू द एनर्जी दैट गेट्स फ्रॉम द प्लांट। देखिए, हर ट्रॉपिक लेवल पर इसको 4 से 5 तक ही क्यों करा गया? क्योंकि हर लेवल पर जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी कम होती चली जाती है। बिकम न्यू बॉडी मास, द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। नए बॉडी मास पर जाती है और कुछ जो बची हुई एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। और इज यूज्ड बाय अपॉन द हर्बीवोरस टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। देखिए, और हर्बीवोरस के द्वारा होता है ये लाइफ प्रोसेस के द्वारा। एग्जांपल, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। देयरफॉर व्हेन द हर्बीवोरस इज ईटन बाय अ कार्निवोरस, इसलिए जब हर्बीवोरस को कार्निवोरस के द्वारा खाया जाता है, ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द हर्बीवोरस टू कार्निवोरस, जो एनर्जी का लेवल होता है वो हर्बीवोरस से कार्निवोरस को ट्रांसफर हो जाता है। सम एनर्जी लेवल विल बी लॉस्ट एज हीट और यूज्ड अप। कुछ एनर्जी लेवल ऊर्जा के हिसाब से खत्म हो जाती है और अगले लेवल पे पहुंचती है बाय द कार्निवोरस। द कार्निवोरस देन हैज टू ईट मेनी हर्बीवोरस टू गेट द एनफ एनर्जी। तो इसका मतलब कि जो कार्निवोरस होता है उसको बहुत सारे हर्बीवोरस को खाना पड़ता है ताकि एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सके। यहां पर इस क्वेश्चन का हिंदी मीडियम का प्रश्न ये रहा, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, What is the difference between the energy flow and the biochemical cycle in the ecosystem? एनर्जी फ्लो और बायोकेमिकल साइकिल इकोसिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है? देखिए, एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन, एनर्जी इज पास फ्रॉम वन
लिंक टू अनदर। देखिए एनर्जी जो होती है फूड चेन होती है, एक से दूसरे की ओर ट्रांसफर होती है। दिस एनर्जी फ्लो इज अनडायरेक्शनल बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। ये अनडायरेक्शनल होती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, एनर्जी जो हमारी लॉस्ट हो जाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर गेट लेसर एंड लेसर। जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कम से कम होती चली जाती है फूड चेन के अंदर। बायोकेमिकल एनर्जी साइकिल इज द साइकिल इन विच नाइट्रोजन, कार्बन, अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑफ द सॉइल। देखिए बायोकेमिकल साइकिल क्या होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन और अदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं मिट्टी के, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा ऑफ अ रीजन आर कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एनिमल और प्लांट रिलीज्ड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। देखिए इसका मतलब कि जो भी प्लांट्स होते हैं और जो भी एनिमल्स होते हैं वो वापस एनवायरनमेंट को जो एनर्जी को दे देते हैं उसे बायोकेमिकल एनर्जी बोला जाता है। इसका हिंदी वर्जन ये रहा, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और जैव रासायनिक चक्र के बीच क्या अंतर है, तो ये इसका हिंदी का वर्जन है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Why do polar bear have the thick fur over their body? देखिए थिक मतलब कि जो मोटी परत की होती है पोलर बियर के ऊपर। पोलर बियर हैव द थिक फर ओवर देयर बॉडी टू ट्रैप एयर एंड इंसुलेट। देखिए वो क्या करते हैं, इस तरीके से वो हवा को अपने अंदर समेटे रखते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके, तो इस वजह से थिक लेयर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका हिंदी वर्जन आप साथ के साथ हिंदी के स्क्रीनशॉट लेते चले, मैं आपको दिखाता जा रहा हूं। कंपेयर एस शेप पैटर्न पॉपुलेशन ग्रोथ विद द जे शेप पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। एस शेप पैटर्न और जे शेप पैटर्न के पॉपुलेशन ग्रोथ को कंपेयर करिए। देखिए व्हेन अ स्मॉल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म फर्स्ट एंटर अ प्रीवियसली अनऑक्यूपाइड एरिया, जब स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अनऑक्यूपाइड एरिया के अंदर एंटर करते हैं, द ग्रोथ इज स्लो एट द फर्स्ट, पहले ग्रोथ स्लो होती है। अडॉप्ट टू द न्यू कंडीशन एस्टेब्लिश इटसेल्फ, तो नई कंडीशन जो होती है अपने आप को एस्टेब्लिश करती है। रिप्रोडक्शन इन दीज ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस आफ्टर द सर्टेन पीरियड। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन मतलब कि जनन की प्रक्रिया जो होती है एक निश्चित समय के प्रकार बाद होती है। दिस इज कॉल्ड द लैग फेज, इसको क्या बोला जाता है, लैग फेज। ड्यूरिंग दिस फेज बोथ नेटेलिटी एंड द मोर्टेलिटी रिमेन स्मॉल एंड द रिलेटिवली कांस्टेंट ग्रेजुअली। देखिए जो नेटेलिटी होती है मोर्टेलिटी होती है वो सेम रहती है और धीरे धीरे बढ़ती है। द ग्रोथ बिकम्स रैपिडली, जो ग्रोथ होती है रैपिडली होती है। नाउ द नेटिलिटी रेट इंक्रीजेस विद द मोर्टेलिटी रेट, जब नेटिलिटी रेट होता है वो इंक्रीजेस होता है मोर्टेलिटी रेट के साथ और मोर्टेलिटी रेट लो रहता है। दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ प्लेस, इसको क्या बोला जाता है, ग्रोथ प्लेस। इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन का क्वेश्चन यहां रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन डिस्पर्स, What are the two types of the population dispersal? देखिए पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या है और दो तरीके की पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल इट इज द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय विच दे लिव। देखिए मूवमेंट होता है इंडिविजुअल ग्रुप का जिस तरीके से वो रहते हैं। डिस्पर्सल ऑपरेट व्हेन ऑर्गेनिज्म लीव द स्पेस एंड दैट दे हैव द प्रीवियसली ऑक्यूपाइड। डिस्पर्सल का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी प्लेस को लीव कर देते हैं और जिस जगह को उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा होता है। इन विच दे वर बोर्न एंड द सेटल इन द न्यू एरिया, जिसकी वजह से वो न्यू एरिया में सेटल होते हैं। इट अफेक्ट्स द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के साइज पर इफेक्ट करता है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल कैन बी ऑफ टू टाइप। देखिए पॉपुलेशन डिस्पर्सल दो तरीके का हो सकता है, एक एमिग्रेशन और एक इमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब होता है इट इज अ परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन, इट डिक्रीजेस द साइज ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को एमिग्रेशन बोला जाता है और इसी के विपरीत, इसी के विरुद्ध, इसी के विपरीत बोला जाता है इमिग्रेशन। इट इज अ परमानेंट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड इन द गिवन पॉपुलेशन, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है जब बाहर से कोई व्यक्ति अंदर आता है, जितने भी लोग अंदर आते हैं उसे इमिग्रेशन बोला जाता है। तो हिंदी वाले के लिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिखा उत्प्रवास और आप्रवासन, उत्प्रवास और आप्रवासन का फर्क। इसी के साथ ही अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण क्या है? द मेन कॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज मोर बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। जो ज्यादा जन्म होता है और मृत्यु दर कम होती है उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, व्हाट आर द स्प्रेटोट्रॉप्स? देखिए स्प्रेटोट्रॉप्स क्या होता है, देखिए स्प्रेटोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड द डिकम्पोजर, फीड ऑन द डेड डिकिंग मैटर। देखिए मृत जीवी क्या होते हैं, जो कि मरे हुए लोगों के ऊपर जीते हैं। वो जीव जो मरे हुए जानवरों के ऊपर जीते हैं उनको स्प्रेटोट्रॉप्स कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, सॉरी। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कंपाउंड ऑफ द डेड प्लांट्स इनटू द एनिमल इनटू सिंपलर फॉर्म। वो डेड प्लांट्स या जो भी डेड एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिटर्न देम बैक टू द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को वो बैक कर देते हैं। देखिए व्हाट इज फूड वेब? फूड वेब क्या है? देखिए मोस्ट एनिमल्स फॉर्म पार्ट मोर देन वन फूड चेन एंड ईट मोर देन वन काइंड ऑफ द फूड एंड अदर एंड ऑर्डर टू मीट देयर फूड। देखिए एक जानवर जब दूसरे जानवर को खाता है तो उसे फूड वेब कहा जाता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट, दीज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर फॉर्म्ड। देखिए बहुत सारी
फूड चेन्स का जो जाल होता है उसे फूड वेब कहा जाता है। बहुत सारी फूड चेन्स, बहुत सारी आहार श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। यहां पर लिखा है खाद्य जाल क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बीच में अंतर स्पष्ट करिए। ऑटोट्रॉफ्स ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पैराबायोटिक प्लांट्स। कुछ पैराबायोटिक प्लांट्स के अलावा जो हमारे सारे प्लांट्स होते हैं कैन मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अपना खाना खुद बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सो द प्लांट्स आर termed as the autotrophs। दो प्लांट्स को क्या बोला गया है? ऑटोट्रॉफ्स। दे प्रोवाइड फूड टू ऑल द एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो फूड प्रोवाइड करते हैं सारे एनिमल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। इन्हें क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? दोज एनिमल विच फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉफ्स। जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है और अदर एनिमल्स को खाते हैं दे आर कॉल्ड एज द कंज्यूमर। इन्हें क्या बोला जाता है? कंज्यूमर बोला जाता है। अगला प्रश्न आता है पर इसी का हिंदी मीडियम का वर्जन इधर स्वयंपोषी और विषमपोषी क्या होते हैं। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस एंड द कैरिंग कैपेसिटी। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस और कैरिंग कैपेसिटी को डिस्क्राइब करिए। देखिए, इट इज द रेजिस्टेंस प्रेजेंटेड बाय द एनवायरमेंट कंडीशन टू प्रिवेंट द स्पीशीज फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग। देखिए, ये एक इट इज द रेजिस्टेंस प्रेजेंटेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये रेजिस्टेंस है इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा रुकावट है तो जो हमारी स्पीशीज को रोकता है फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग एट द मैक्सिमम रेट, ताकि एक बहुत ज्यादा रेट पर वो रिप्रोड्यूस ना करे, जनन ना करे। एंड दोज लिमिटिंग अदर स्पीशीज फ्रॉम द ग्रोइंग ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल। जो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, यानी कि एक जन्म दर बहुत ज्यादा विस्फोट होता जा रहा है, उसको रोका जाता है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो पर्यावरण इसे रोकता है बोथ अबायोटिक फैक्टर लाइक टेम्परेचर। बहुत अबायोटिक फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर हो गया, स्पेस हो गया। एंड बायोटिक फैक्टर लाइक नेचुरल एनिमीज। बायोटिक फैक्टर जैसे कि हमारे प्राकृतिक जो दुश्मन होते हैं जो उनको खा लेते हैं वो। इन्वायरमेंटल कीप्स अ चेक ऑन द राइज इन द पॉपुलेशन साइज। इन्वायरमेंट जो होता है चेक करता रहता है कि पॉपुलेशन साइज कौन सा किसका बढ़ रहा है। इसका हिंदी वर्जन का प्रश्न ये रहा, पर्यावरण प्रतिरोध एवं वहन क्षमता का वर्णन करिए। अगला प्रश्न मेरे पास आता है डिस्क्राइब एक्विटिक एडेप्टेशन इन एनिमल, ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। एक्विटिक एडेप्टेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल भी देना है आपको। स्ट्रीमलाइंड बॉडी। देखिए, स्ट्रीमलाइंड बॉडी पॉइंटेड एट द बोथ एंड। देखिए, जो बोथ एंड पे पॉइंट होता है दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन व्हेन द एनिमल मूव्स थ्रू द वाटर। देखिए, जो एनिमल वाटर के थ्रू जाते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, वाटर के थ्रू इजिली चल सकते हैं, उसे एक्विटिक एडेप्टेशन कहा जाता है। स्मूथ ऑलमोस्ट हेयरलेसली बॉडी। देखिए, उनकी बॉडी पे बाल नहीं होते हैं। हेल्प्स एक्विटिक मैमल्स, जैसे कि मैमल्स इजिली तैर सकते हैं थ्रू द वाटर विद अ लिटिल फ्रिक्शन। थोड़े से भी घर्षण के द्वारा वो तैर सकते हैं। वेब्ड फीट इन द डक्स। देखिए, जो जाल टाइप के फीट होते हैं बत्तखों के। फेम फ्रॉम द स्किन बिटवीन टोज। देखिए, जो स्किन के बीच में होते हैं उनके पैरों के बीच में। वर्क लाइक द पैडल्स फॉर स्विमिंग। एक तरीके से पैडल के थ्रू वर्क करते हैं ताकि वो तैर सके। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, इसी का हिंदी वर्जन का जलीय अनुकूलन का वर्णन कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। इसका आप हिंदी वर्जन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। What are the xerophytes? What adaptation are exhibited by the xerophytes? देखिए, xerophytes के अनुकूलन की क्या है एडेप्टेशन? xerophytes are the desert plant। ये desert plants होते हैं। well adapted to the high temperature। ये हाई टेम्परेचर के अंदर रह सकते हैं। and water shortage। पानी की कमी पे भी रह सकते हैं। they are adapted to the store of the conserved water। ये पानी को अपने अंदर संजोए रहते हैं। the adaptation through the xerophytes may be exhibit are। इसके जो adaptations है वो इस तरीके के हो सकते हैं। देखिए, succulent leaves और hard leaves होती हैं इसकी। and stem to stare water। example cacti, succulent। देखिए, cactus होता है इसका एग्जाम्पल, और stem और stare होती है इसकी। और succulent softly fleshly water storing structure। और बाहर से हार्ड होगा, कांटेदार होगा, अंदर जो होता है वाटर के स्ट्रक्चर को अपने अंदर संजोए रहता है। दे हैव फ्यू और नो लीव्स विच रिड्यूसेस द स्ट्रक्चर। देखिए, जो इसके अंदर ज्यादा पत्तियां नहीं होती जिसकी वजह से इसका ज्यादा फैलाव नहीं होता, ना पत्तियां होती, तो इससे क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर सही बना रहता है। और इसी का हिंदी मीडियम का प्रश्न ये रहा, मरुद्वीद रेगिस्तानी पौधे क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के द्वारा मैंने आपको नेचुरल एनवायरनमेंट का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करा चुका हूं, इस वाली वीडियो के अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुका हूं। तो 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपका एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए, ताकि इससे मेरे को पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को कितना पसंद कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।